हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका अंक 7 से लिया गया है, जो कि 3 अलग अलग स्पीड में होगा, जो कि रहने वाली हैं 80 शब्द प्रति मिनट, 90 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको अन्य प्लेलिस्ट जैसे कि अन्य आनंद मासिक पत्रिका के अंक के डिक्टेशन और न्यूज़पेपर डिक्टेशन, 10 मिनट नॉन स्टॉप डिक्टेशन, रामधारी गुप्ता खंड 1, रामधारी गुप्ता खंड 2 के डिक्टेशन की प्लेलिस्ट की लिंक भी नीचे मिल जाएगी। और आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। महोदय, विदेशी सहायता के बारे में मेरा यह विचार है कि जब हम आर्थिक दृष्टि से अपने पैरों पर खड़े न हो जाएं, हमें और अधिक विदेशी सहायता लेनी चाहिए। आप जानते हैं कि हमारी योजनाएं इस तरह बनाई गई थी कि एक विशेष सोपान तक उनके लिए अधिकाधिक सहायता चाहिए। उसके बाद विदेशी सहायता रुक जानी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि कुछ वर्ष पहले हमारी यह नीति नहीं थी और यह नेहरू जी की विचारधारा के विपरीत है। ऐसा कहना ठीक नहीं। मैं जानती हूँ कि उनके क्या विचार थे। जब तक हम अपने पैरों पर खड़े ना हों, मुझे अधिक विदेशी सहायता मांगने में कोई मानहानि नहीं लगती। कुछ लोग यह कहते हैं कि हमने अपने लोगों की योग्यता का लाभ उठाने की पर्याप्त चेष्टा नहीं की। मेरा विचार है कि नई क्षमता का उपयोग करने में हमने जो कुछ दिया है, कई बार तो करिश्मे या चमत्कार जैसा है। यह ठीक है कि कई बार योग्य व्यक्तियों की उपेक्षा की जाती है या कई बार उनकी योग्यता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। हमारी कुशलता न बढ़ने का यह भी एक कारण है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी कठिनाइयाँ बराबर बढ़ती जाएंगी। कई बार तो एक ही दिन में 100% तक भी बढ़ जाएंगी, पर मैं तो कठिनाइयों का सामना डटकर करती हूँ। बचपन से ही मैं इस तरह चलती रही हूँ। यदि मैं जनता से छोटे लक्ष्यों की चर्चा करूं, तो वे कहेंगे अपनी छोटी छोटी योजनाएं अपने पास ही रखो। योजना आयोग को ही उन्हें पूरा करने दो। धन का बहुत महत्व होता है, परंतु योजनाओं को केवल पैसे के हिसाब से ही देखना सही दृष्टिकोण नहीं है। आप मुझे क्षमा करेंगे यदि मैं राष्ट्र की समस्याओं को एक गृहिणी की या माँ की नज़र से देखूं। क्या मैं अपने बच्चों को भूखा मरने दूंगी? यदि मेरे पास दूध या दवाई या ऐसी ही किसी ज़रूरी चीज़ की कमी है, तो मैं हाथ पर हाथ धर कर यह नहीं कहूँगी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। यदि आप गरीब हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप परिवार को भूखा मरने दें। देश की बुनियादी ज़रूरतें तो पूरी करनी ही पड़ेंगी। हमारे राज्यों की ज़रूरतें क्या हैं? क्या हम अपनी परियोजनाओं के लिए उचित समय पर धन की व्यवस्था कर पाते हैं? महोदय, शिक्षा को लेकर स्वाधीनता के साथ ही हमारे देश के नेता अपनी चिंता प्रकट करने लगे थे और आज भी चिंतित हैं। भारत के
प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक सभी नेता एवं विचारक देश की शिक्षा पद्धति को दोषपूर्ण मानते हैं, परंतु अभी तक कोई सुनिर्दिष्ट नीति नहीं बना पाए। कितने ही प्रयोग किए गए, परंतु कोई भी कारगर सिद्ध नहीं हुआ। अभी तक हम यह तय नहीं कर पाए कि हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जाए। हम यह भी नहीं सोच पाए कि हमारी अगली पीढ़ी किस तरह की बने। हम अपनी शिक्षा नीति का उद्देश्य भी तय नहीं कर पाए। बड़ी से बड़ी आवाज़ रोजगार पक्ष में उठाई जा रही है। रोजगार की पढ़ाई लिखाई या परमार्थ बन गया है और हम भी वह संदेश नहीं दे पाए हैं। इसी बीच में विचार में 2 पीढ़ियां बीत गई। सबसे बड़ी मज़ेदार बात यह है कि पिछली पीढ़ियों ने हम देश को साक्षर नहीं बना पाए। आज से 160 वर्ष पूर्व मद्रास रेसिडेंसी ने एक कमीशन के जरिए देश की शिक्षा प्रणाली की जांच करवाई थी, जिसका सारांश यह था कि उस समय हमारे देश में इंग्लैंड की तुलना में बड़े पढ़े लिखे गरीब बराबर थे। पढ़े लिखों की संख्या 35% के आसपास थी। शिक्षा पद्धति में जब मैकाले का प्रवेश हुआ तो सब कुछ नए सिरे से पढ़ना लिखना शुरू हुआ। पिछले किए गए पर पानी फिर गया और मैकाले छाप शिक्षा नीति के लागू होने का जो कुल परिणाम सामने आया वह यह कि आज 160 वर्ष के बाद भी लगभग उतने ही निरक्षर हैं। यदि मूल शिक्षा पद्धति लागू रहती तो यह देश आज कहाँ पहुँचता, सहज ही समझ में आ सकता है। पुरानी शिक्षा पद्धति का स्वरूप यह था कि शिक्षक अपने ही घर पर पाठशाला चलाता था और विद्यार्थी वहीं पढ़ने जाते थे। शिक्षा के योगक्षेम की व्यवस्था बच्चों के माता पिता अपनी इच्छा से करते थे। प्रत्येक माह की पड़वा को भोजन सामग्री अवश्य नियम पूर्वक शिक्षक के घर पहुंचा दी जाती थी। गुरु पूर्णिमा और अन्य पर्वों पर भी गुरुजी का विशेष ध्यान रखा जाता था। इन घरेलू पाठशालाओं में बच्चों को गणित और वर्णमाला पढ़ाई जाती थी। कहीं कहीं रामायण और गीता और महाभारत भी पढ़ाई जाती थी। समय बहुत कुछ बदल गया और हमारी शैक्षणिक आवश्यकताएं भी बदल गईं, परंतु गणित और वर्णमाला आज भी पढ़ाई जाती हैं। आज भी हम उस प्रणाली का उपयोग क्यों नहीं करते? जब से मैकाले छाप शिक्षा प्रणाली चालू हुई तब से हमारा जोर शिक्षा के बजाय स्कूल भवनों पर अधिक हो गया है। सरकारीकरण के कारण शिक्षक भी वेतनभोगी बन गए। शिक्षक से सबसे बड़ी इच्छा अब स्कूल इंस्पेक्टर की हो गई। यदि पुरानी पद्धति का यथेष्ट उपयोग किया जाता है या उसे मान्यता देकर चालू रखा गया होता तो हमारा देश कभी का साक्षर हो गया होता। उन शालाओं में जो गणित पढ़ाई जाती थी वह आज की तुलना में कहीं अधिक अच्छी थी। इस्पात के कारखाने पर तो भारी लागत आएगी, इसलिए उसके बदले में क्या आप कुछ सिंचाई के कार्यों को तरजीह नहीं देंगे? उन्होंने जवाब दिया कि सिंचाई का इंतजाम तो हम स्वयं कर लेंगे। उन्होंने मुझसे यह भी पूछा, यदि हम इस्पात के कारखाने के लिए धन एकत्र करें तो इसमें क्या आपको कोई आपत्ति होगी? बहुत से लोग इस्पात के कारखाने को प्रतिष्ठा की बात मानते हैं। जिन दिनों मास्को में भूखमरी
फैली हुई थी और लोगों को राशन में प्रतिदिन केवल एक ही आलू मिलता था, तब भी रूसी यह चाहते थे कि मॉस्को की भूमिगत रेल दुनिया में सर्वोत्तम होनी चाहिए। यह तो मनुष्य का सहज स्वभाव है और इस बात को हमें भुलाना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें अवश्य होनी चाहिए जो जनमानस को उत्साहित कर सकें। मुझे यह बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है कि कोई भारतीय यह कहे कि हमको सफलता नहीं मिली। इतिहास के किसी भी काल से तुलना करें, आर्थिक विकास के क्षेत्र में हम पीछे नहीं हैं। कहने का यह मतलब नहीं है कि सभी क्षेत्रों को समान रूप से लाभ पहुंचा है, ना ही जनता के सभी वर्गों ने समान रूप से प्रगति की है। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें।